सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस सीरीज़ में लूसेंट की सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, और उसके बाद फिर उनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं बिंदुसार और अशोक, इन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। एंड देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स जस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो मुद्रा राक्षस नामक बुक थी वह किसने लिखी थी? वह विशाख दत्त ने लिखी थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। फ्रेंड्स, जब हमने सिकंदर की कहानी पढ़ रहे थे या सिकंदर के बारे में इतिहास पढ़ रहे थे तो वह 333 ईसा पूर्व में वापस कहाँ लौट गया था? बेबीलोन लौट गया था। उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद जो उसका सिकंदर का राज्यपाट था, जितना भी शासन था, वो सब किसे मिलने वाला था? सेल्यूकस निकेटर को मिलने वाला था। सेल्यूकस निकेटर को जो उसने सिकंदर ने भारत में राज्य जीते थे वो राज्य भी मिलने वाले थे। उन्हीं राज्यों पर कब्जा करने सेल्यूकस निकेटर भारत आया था। और लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा था तब उसे पता चला था कि यहाँ अब पूरे संपूर्ण मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। इसी कारणवश यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किस गुरु से ली? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत दरबार में मेगास्थनीज नाम का राजदूत आया था। फ्रेंड्स, जब सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार के 305 ईसा पूर्व में युद्ध हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और जब ये वापस जा रहा था अपने देश बेबीलोनिया जा रहा था, तब इसने किसे? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज्य में छोड़ दिया था, अपने देश का राजदूत नियुक्त करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। अब सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर इसे छोड़ा था कहाँ? चंद्रगुप्त के इस राज्य में रहने के लिए, और ये काम भी दिया था उसे। उसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रणाली के बारे में और उनके जीवन के बारे में एक तुम पुस्तक लिखोगे। तो उसी पर चलते इसी ने मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। इसका वर्णन आखिर किया किसने है? तो इसका वर्णन किया है एप्पियानस ने। इसका वर्णन किसने किया फ्रेंड्स? एप्पियानस ने। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? कर्नाटक में हुई थी, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक से है, जो कि अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दे, एक भी जीवित ना बचे, उसे शत्रु विनाशक। इसी कारणवश बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार नाम से संबोधित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस नाम का राजदूत आया हुआ था।
Our next question is, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंगसेन नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक पर। तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है। तो फ्रेंड्स बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी देवी था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो अशोक का नाम अभिलेख गार्गी मास्की एवं गार्गी गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त होता है। जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे अशोक का नाम अभिषेक प्राप्त होता है। वहाँ से प्रूफ मिलता है कि अशोक का नाम अशोक ही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुराणों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से संबोधित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स जो कलिंग युद्ध हुआ था ये वही युद्ध था जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं फ्रेंड्स, अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और पूरे दुनिया भर में देश भर में शांति का प्रचार करने लगे थे। क्योंकि कलिंग युद्ध में इतना विनाश देखा था इन्होंने, लाखों की संख्याओं में करोड़ों की संख्या में मौतें हुई थी, पूरा सर्वनाश हो गया था। इसी कारण से इन्होंने अपना धर्म उस दिन से बदल लिया था और शांति का प्रचार पूरी दुनिया में करने लगे थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक के समय कौन सा राजदूत आया था? फ्रेंड्स अशोक के समय डियानीसियस नाम का राजदूत आया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु से ली थी? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से ली थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने प्रारंभ किया? तो भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही प्रारंभ किया था। अशोक ने ही शिलाओं पर अपने इतिहास के बारे में लिखना आरंभ करवाया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक के शिलालेख की खोज किसने व कब की थी? अशोक के शिलालेख की खोज पाद्रेटी फैंथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी। फ्रेंड्स जब मैंने आपको अशोक टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो पाद्रेटी फैंथेलर थे जिन्होंने 1750 ईस्वी में अशोक के स्तंभ लेखों की खोज तो की थी लेकिन यह उसे पढ़ नहीं पाए थे। अशोक के अभिलेख पढ़ने की सबसे पहली सफलता किसने प्राप्त की? तो अशोक के अभिलेख जो पढ़ने की सबसे पहली सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिसेप ने प्राप्त की थी। यह 1837 ईस्वी में इन्होंने यह सफलता प्राप्त कर ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? इसका आंसर है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद के किले में स्थित है। प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद के किले में स्थित है। जो इसे अकबर ने कौशाम्बी से इसे इलाहाबाद ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है पहले कौशाम्बी में था तो अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। किस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना है? तो लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना है। यह जो लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख है यह चंपारण बिहार में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब इसी बृहद्रथ को इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हराकर इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना भी की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिरोज शाह तुगलक ने किस स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली में स्थापित किया था?
तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली में स्थापित किया, दिल्ली से। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? लौरिया अरेराज स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। मौर्य वंश ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो मौर्य वंश ने मगध पर 137 वर्षों तक शासन किया।